जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का रेलवे जॉब एकेडमी क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोग तीनों क्लासेस की वीडियोस को देख सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज हैं, जो भी आपको पीवाईक्यूज दिए जा रहे हैं प्लस एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, आप उसको बिल्कुल से अच्छे पूर्वक पढ़ते जाइए और उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको हेल्प करेंगे कि उसमें से क्वेश्चन फंसाने में। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फंसेगा आपका इस सीरीज से। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। हम लोगों ने फिजिक्स में अभी तक कितना क्वेश्चन कर लिया है, तो 1 to 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है। 1 to 40 क्वेश्चन कवर कर लिया। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, पीछे जा करके आप प्लेलिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप कौन सा प्लेलिस्ट देखेंगे, तो आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी, एनटीपीसी जीएस जीके। ठीक है, इस प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी वीडियोस मिल जाएंगी और आप भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन की द प्लेटफॉर्म सीरीज को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये कई एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे रेलवे की नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों के लिए। ठीक है, ईएसएम 3, इसमें असिस्टेंट डीजल, एएलपी, अप्रेंटिस सुपरवाइजर सभी पोस्ट के लिए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फुल्ली सॉल्व्ड विद डिस्कशन। ठीक है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। हम लोग 40 क्वेश्चंस तक कवर कर चुके हैं, आज हम लोग 41 से स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग सूचना दे दिया जाए कि आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म अब फिलअप हो चुके हैं और आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म 75 लाख प्लस फॉर्म पड़ चुके हैं। ठीक है, 75 लाख प्लस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के लेवल 5 और लेवल 6 का पेपर कॉमन होने वाला है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन के चांसेस रहेंगे। आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा आप ये क्वेश्चन ये करिए कि आपको अगर 100 क्वेश्चन मिल रहा है तो आप इसमें से 90 प्लस अटेम्प्ट करिए, 90 प्लस अटेम्प्ट करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि मछलियां नियत तापी वार्म ब्लडेड जीव हैं। मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हाइबरनेट हो जाती हैं। झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। बर्फ उष्मा का उत्तम चालक है। तो इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा, क्योंकि झील की तली में जल जमता नहीं है। ठीक है, इस कारण मछलियां अंदर जीवित रह पाती हैं, पानी के अंदर भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक किया जाए? जल का आयतन समान रूप से कम होकर 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। यह ऑप्शन गलत है। ठीक है, जल का घनत्व तो समान रूप से बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाता है, ये भी गलत है। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर कम होता है और तब बढ़ता है। ठीक है, तो आयतन कम होता है मतलब सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, आयतन न्यूनतम होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में कह रहा है जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर कम, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, कम नहीं होता, अधिकतम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस तक किया जाए तब जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और उसके बाद बढ़ता है। जल का घनत्व अधिकतम 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नहीं नहीं, यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं, ये 4 डिग्री सेल्सियस होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित द्रव में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होगा? जल,
पारा, ईंधन या अल्कोहल? देखिए पारा होगा, क्योंकि पारा एक धातु है, उसमें सबसे अच्छा चालक पारा होता है। पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है, क्योंकि क्यों नहीं चटकता है भाई? देखो कांच वैसे चटक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। मजबूत पदार्थ है, गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता, उसमें का सुचालक है, बाहर से और भीतर से समान रूप से प्रसारित होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही है, गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता। पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वो नहीं चटकता, क्योंकि पायरेक्स गर्म करने के से अधिक प्रसारित नहीं होता है, इसीलिए ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 45, रेफ्रिजरेटर का प्रति प्रशीतक फ्रीजर उसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है, जिसमें वह रेफ्रिजरेटर से नीचे लगे तप्त संपीड़ित से दूर रहे, ठीक है। क्योंकि ऐसा सुविधाजनक है, जिससे ऑप्शन सी, जिससे यह संवहन धारा कन्वेंशन करंट के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। ऑप्शन डी, ऐसा करने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा, जिसमें वो संवहन धारा कन्वेंशनल करंट के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके, इसलिए रेफ्रिजरेटर का प्रति प्रशीतित्र फ्रीजर उसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर प्रशीतित फ्रीजर इसमें प्रशीतित, जिसको फ्रीजर कहते हैं, इसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है, जिससे यह संवहन धारा कन्वेंशन करंट के समुचित प्रवाह से सारे भीतर भाग को ठंडा कर सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, निर्वातित इवाक्यूएटेड विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होता है? चालन से, संवहन से, विकिरण से, ऊष्मा का संचरण से? इसका ऑप्शन सी सही होगा, विकिरण से, ठीक है। विकिरण से जो है ऊष्मा का संचरण होता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। निर्वातित इवैक्यूएटेड विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक ऊष्मा संचरण विकिरण होता है, ठीक है, विकिरण द्वारा होता है। विकिरण किसको कहते हैं? रेडिएशन किसको कहते हैं? इस विधि में ऊष्मा का संचरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता में, बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में होती है, जैसे पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा आना, ठीक है। ये भी एक रेडिएशन की प्रक्रिया है। सूर्य से जो पृथ्वी पर किरणें आती हैं, वो रेडिएशन के माध्यम से आती है, क्योंकि बीच में कोई मीडियम नहीं है, निर्वात से होकर आता है। देखिए, रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म तथा रात में बहुत ठंडे होते हैं। बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है, क्योंकि बादल जो होता है वो पूरा का पूरा कवर कर लेता है, और टेम्परेचर बाहर नहीं जा नहीं पाता, वो लॉक हो जाता है, इसीलिए गर्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफी एक साथ डाली जाती है। चारों गिलासों पर बाहर की ओर भिन्न भिन्न पेंट किया होता है। कुछ समय बाद कॉफी उस गिलास में सबसे ठंडी होगी, जिसका पेंट अपरिष्कृत सफेद, चमकदार सफेद, या अपरिष्कृत काला या चमकदार काला होगा। तो अपरिष्कृत काला होगा, वो सबसे अधिक ठंडी होगी, ठीक है। धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफी एक साथ डाली जाती है। चारों गिलासों बाहर की ओर भिन्न भिन्न पेंट कर दिया जाता है। कुछ समय बाद कॉफी उस गिलास में सबसे ठंडी होगी, जिसका पेंट अपरिष्कृत काला होगा। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ठीक है। मतलब काला रंग सबसे अच्छा अवशोषक होता है, तो सबसे अच्छा उत्सर्जक भी होगा, तो काला रंग जल्दी ठंडा भी होगा। किरचॉफ के नियम के यही कारण है कि काली और सफेद वस्तु को समान ताप तक गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः अंधेरे में काली वस्तु अधिक चमकेगी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। अगर गर्म कॉफी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए तो किस निम्नलिखित तरीके से उसमें नष्ट होगी? ऑप्शन ए, चालन और विकिरण। ऑप्शन बी, चालन और संवहन। ऑप्शन सी, संवहन और विकिरण। ऑप्शन डी, चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर गर्म कॉफी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए तो चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पन विधि से उसमें नष्ट होगी। देखिए कई चीजें हैं, क्योंकि कह रहा है कि गर्म कॉफी के प्याला है, कमरे में धातु की मेज पर रखेंगे, कांटेक्ट की वजह से जो उष्मा उसमें प्रवाहित होगी वो चालन होगा, ठीक है, कंडक्शन। संवहन होगा, ठीक है, संवहन मतलब गैस के माध्यम से। विकिरण होगा, ठीक है,
रेडिएशन के माध्यम से और वाष्पन, कुछ उसमें से वाष्प भी निकलेगा तो वाष्पन, ये 4 तरीके से उसमें का। अब देखो चालन क्या है, संवहन क्या है, दोनों को देख लेते हैं। इस विधि में उष्मा माध्यम के गर्म स्थानों से ठंडे स्थानों की ओर संचालित होते हैं। माध्यम के प्रत्येक कण अपने अगले कण को उष्मा स्थानांतरित करते हैं। ठोसों एवं पारे में उष्मा का संचरण केवल चालन विधि द्वारा होता है। ठीक है। संवहन क्या होता है, कन्वेंशन, तरल के एक कण गर्म भाग से उष्मा लेकर स्वयं हल्के होकर ऊपर तथा ऊपर वाला ठंडा भाग नीचे आ जाते हैं। यही कारण है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेट को ऊपर रखा जाता है। बिजली के बल्बों में निष्क्रिय गैसों का भरा जाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपका क्या हो जाएगा, ये है, एक प्याले में चाय 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री तक ठीक 1 मिनट में ठंडी होती है, तो 70 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगने वाला समय कितना होगा। 1 मिनट कम, ठीक 1 मिनट, लगभग 1 मिनट, 1 मिनट से अधिक। तो इसका आंसर होगा डी। एक प्याले में चाय 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठीक 1 मिनट में ठंडी होती है। 70 डिग्री 60 डिग्री तक ठंडा होने में लगने वाला समय 1 मिनट से अधिक होगा। ऐसा न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार होता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में विकिरण द्वारा उष्मा संग्रह होने की दर उस वस्तु और तापमान के अंतर के कारण होता है। विकिरण द्वारा किसी वस्तु से संग्रह होने वाली उष्मा की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के रूपांतरण के साथ साथ वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति और विशिष्ट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। किसी द्रव की वाष्पन दर द्रव के तापमान पर निर्भर करती है, चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है, द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है, मतलब द्रव के तापमान पर भी करती है, चारों ओर के वायु के ताप पर भी निर्भर करती है, और द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर भी। ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने 41 से 50 क्वेश्चन तक इसका एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन देख लिया है, क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन समझ लिया है। और अब आप लोगों का केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चंस, फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है। तो जो भी वीडियो नहीं देखे वो सारा वीडियो देख लें, और 50-50 टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन। अब इसको देखिए, इसको तैयार करने का तरीका क्या है मैं आपको बताऊं। तो आप क्वेश्चन को एक खाली कॉपी लीजिए और उसमें क्वेश्चंस लिखिए। ठीक है। क्वेश्चंस आप लिखिए और क्वेश्चन को लिख करके उसमें ऑप्शन लिखिए और टिक लगाइए। ठीक है। और एक्सप्लेनेशन को एक बार पढ़िए, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट को वहां पर नोट डाउन कर लीजिए। अब आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।